हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस द वे आउट चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 डेज ऐसे चैलेंज का डे 4 का टॉपिक, जो कि है अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसको। ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट कोट्स भी है। इसको आप फिलोसफिकल ही टॉपिक मानेंगे। ये आप समझिए कि इस तरह का कोट आपको बिहारी प्रभाव वाले में जो बिहार का जो सेक्शन 3 आता है उसमें आ सकता है ये, इसलिए मैंने ले लिया। और एक 68 बीपीएससी ने में उन्होंने ऐसे में फिलोसफिकल पूरा पूछा था। 69-70 से थोड़ा सा तो उनका एंगल जो है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जीएस बेस्ड है, पर 68 में उन्होंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें भी फिलोसफिकल पूछा था पूरा ऑलमोस्ट समझिए। तो इसलिए मैंने फिलोसफिकल टॉपिक को भी उतना ही मैं वेटेज दे रहा हूँ। तो ये है टॉपिक अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ये बेसिकली मैंने इंट्रो स्टार्ट किया है सॉक्रेट्स से। सॉक्रेट्स का ही ये लाइन है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, तो वही मैंने डिस्कस किया है। उसमें ये मैंने बताया है कि सॉक्रेट्स बिलीव करते थे क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग पर हमेशा। तो वो ये बात अगेंस्ट स्टेट होता था, मतलब वो क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो स्टेट के अगेंस्ट में जाता है। जो स्टेट मतलब उस समझिए कुछ समय के जो राजा होंगे, तो क्योंकि गलत है तो वो गलत बोल देते थे। इसका क्या होता था कि उनको वो बोला जाता कि नहीं, तुमको ये चीज़ ऐसे नहीं मानना पड़ेगा, जो तुमको स्टेट बोले वो स्टेट करो। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि सॉक्रेट्स के ही जो फ्यूचर में प्लेटो अरिस्टोटल, जो आप लोग नाम सुनते होंगे बहुत फेमस, वो सॉक्रेट्स के ही डिसिपल हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि वो अपने रिफ्यूज़ टू रिनाउंस हिज बिलीफ, मतलब वो क्रिटिकल थिंक रीजनिंग और अपने जो विचारों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। और एक हेमलॉक करके वो एक जहर था, उसको इन्होंने एज ए पनिशमेंट पी लिया था। मतलब उनको बोला गया था कि या तो तुम ये चीज़ छोड़ो, या फिर तुमको डेथ के रूप में इनको दे दिया गया था वो पॉइजन, कि या तुम ये पियो। तो उसको उन्होंने पीना स्वीकार किया था। और ये उसी टाइम इन्होंने ये कोट करके बोला था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। मतलब अगर मुझे कुछ एग्जामिन करने को मिले ही नहीं कि मैं क्या गलत है क्या सही है, तो मैं वो ये जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने जो बॉडी में मैंने पहला जो स्टार्ट किया है। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि मैंने कैसे ब्रेक किया है इसको। तो आप इसको देखिएगा कि मैंने 3-4 तरीके से इसको ब्रेक किया है, मतलब बॉडी में भी। ठीक है। यहाँ पे होता है कि आर्गूमेंट करना, कि कितना आप अच्छा सा आर्गूमेंट करते हैं। एक तो स्टार्ट हो गया कि दैनिक जामिन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि मैं सीधा उस पर लिखना स्टार्ट, इंट्रो दूँ उस पर लिखना स्टार्ट कर दूँ। पर मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है, थोड़ा सा आपको जो स्ट्रक्चर है ना, वो जो पढ़ने वाले को, जो रीड करने वाले को वो अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले इसमें ये समझाया है कि व्हाट इज़ अनएग्जामिन्ड लाइफ, इसको छोटा सा मैं बता दूंगा। उसके बाद मैंने जो मेन हमारा बॉडी पार्ट्स है, अनएग्जामिन्ड लाइफ किस तरीके से नॉट वर्थ लिविंग है। फिर हम तीसरा देखेंगे तो होगा एग्जामिन्ड लाइफ किस तरीके से वर्थ लिविंग होता है। ठीक है। और चौथा, ये नहीं भी आप डाल सकते हैं, पर मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा आपको एक अलग डायमेंशन देने के लिए। जो लिखते हैं वो उनको, कि हाउ टू एग्जामिन लाइफ, मतलब किस तरीके से एग्जामिन करना है। ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले व्हाट इज अनएग्जामिन्ड लाइफ। तो बेसिकली जो पर्पस लेस होता है, एमलेस होता है, डायरेक्शन लेस होता है, विदाउट लर्निंग फ्रॉम पास्ट, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग, रीजनिंग, जो जो ये सब नहीं पे फोकस करते हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं होता, जो एम नहीं कुछ होता, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कुछ अपने पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है उनका, वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, वो अनएग्जामिन्ड लाइफ के कैटेगरी में आता है। तो ये अनएग्जामिन्ड लाइफ किस तरीके से नॉट वर्थ लिविंग है, मतलब कि आप उस तरीके से, आपको जो जीने के लायक आपको थे वो हैं, जी ही नहीं रहे हैं आप। तो अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें तो जैसे जुडिशियरी वर्सेज इंस्टीट्यूटी में देखेंगे, तो जो कॉलेजियम पर अभी जो विवाद उठ रखा है, ठीक है, कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे जगदीश धनखड़ जी थे, वो बोल रहे थे कि इसको हम लोग को और अच्छे से कॉलेजियम जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है जज के, उस पर और एग्जामिन करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। और ये हमारे नॉट वर्थ टू जुडिशियरी है, और नॉट वर्थ टू बिलीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और बोलिए कि जुडिशियरी है। तो और अभी रिसेंटली में एग्जांपल भी देखे होंगे कि कैश फाउंड हुआ था जो दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर पे। तो वो एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वो एक बेसिकली करप्शन को एक्सपोज कर रहा है, और बिलीफ जो टुवार्ड जुडिशियरी है कि हम लोग बोलते हैं कि केस कर देंगे, तो वो एक ख़त्म हो रहा है। इकोनॉमिक में अगर देखें तो 1991 एलपीजी रिफॉर्म आया था, वो कैसे आया था। तो उस टाइम के पहले जो हमारे यहाँ कंडीशन था उसको एग्जामिन करके, जो उस टाइम के पीएम थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म को स्वीकार किया। तो एग्जामिनिंग सिचुएशन। और अभी क्या हाल हो रखा है, तो देखिए कि उस टाइम से लेके अभी तक 1991 से अगर देखें तो काफ़ी सिचुएशन हम लोग का अच्छा हुआ। एलपीजी का रिफॉर्म हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ उसका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। अब अगर देखें डिग्लोबलाइजेशन का, फिर से दुनिया आ रहा, वही टैरिफ वार देख रहे होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप वो सब पे टैरिफ लगा रहा है, और अब वो क्लोज इकोनॉमी की तरफ फिर से दुनिया टिल्ट हो रही है। तो इसमें हम लोग को फिर से एक बार एग्जामिन करने की ज़रूरत है।
और एग्जांपल इसका अगर ये देखें कि इनइक्वालिटी जो हो रहा है, कि जैसे हम लोग अगर एग्जाम में नहीं करेंगे तो क्या दिख रहा है कि इनइक्वालिटी काफ़ी राइज हो रहा है, कि जो टॉप 1% जो है वो 40% ऑफ द इनकम को होल्ड करके रखे हुए हैं, और जो बॉटम 50% है उनके पास मात्र 3% ही ऑफ इनकम है। इसके कारण क्या हो रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जगह एक्सक्लूडिंग ग्रोथ प्रमोट हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा कीवर्ड है। तो ये आप देखिए कि उल्टा हो रहा है। फिर अगर आप एग्रीकल्चर में देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसे इसके कारण कितना अच्छा फ़ायदा हुआ कि जब 1960s में आया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बढ़ावा मिला, फार्मर को अच्छा इनकम होने लगा। अभी क्या फिर से हो गया है एग्रीकल्चरल स्टेगनेशन। अगर आप देखेंगे तो 3.2% के आसपास हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ है प्राइमरी सेक्टर का, तो काफ़ी कम है। इस कारण से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल रहा है कि एक जहाँ पे 4 लोगों को काम करने का नीड है वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वो होता है, इसका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो बोलते हैं इसको हम लोग, या बोले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है ऑलमोस्ट इसका। इसी कारण पुअर रियलाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइसेज हो रहे हैं। नॉन एग्जामिनिंग ऑफ दिस लीड्स टू क्या हो रहा है, फार्मर डिस्ट्रेस, सुसाइड, लोन का कर्ज कितना बढ़ते जा रहा है। आप लोग ये कर्ज देख सकते हैं, जैसे रिसेंटली अभी आज ही के दिन कल भी हुआ था महाराष्ट्र में लोन को लेके, कि जो फार्मर्स के लोन है उसको माफ़ करने को लेकर देखिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ, और अभी शायद चल ही रहा है वहाँ प्रोटेस्ट। ठीक है। फिर सोशल में अगर आप देखें तो वीमेन का लो रिप्रेजेंटेशन है 13.6%, 18% ऑफ जीडीपी भी बस वीमेन कंट्रीब्यूट करते हैं। सोचिए कितना वो है कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 50% वीमेन है, बस 82% मेन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 18% वीमेन कंट्रीब्यूट कर रही हैं ओनली। तो आप ये सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी इसमें बोलें, या बोलिए कि कितना ज़्यादा अगर आप इसको प्लॉट करिएगा तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है दोनों में। तो ये बेसिकली क्यों अनएग्जामिन्ड रहने से क्या हो रहा है, एक हमारे डेवलपमेंट में बैरियर बन रहा है, डिपेंडेंसी परसेंटेज बढ़ रहा है। कहने को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री भी हैं, मोस्टली यूथ भी है, पर एक उसमें एक हाफ यूथ जो कि वीमेन की है उसको हम लोग काम करने ही नहीं दे रहे हैं, या करने भी दे रहे हैं तो उस लेवल का उसको एजुकेशन नहीं दे रहे हैं कि वो काम करे। जैसे आप एक चीज़ और जानते होंगे कि ओनली 14% ही जो वीमेन है वो स्टेम सेक्टर में जॉब करती हैं। तो ये देखिए कि नुकसान है तो हाफ वो भी, लेकिन उनको वो रिप्रेजेंटेशन ही सही से नहीं मिल रहा। लोग पढ़ने, वो जो होता है कि पढ़ने नहीं दिया जा रहा है उन लोग को, या जॉब से हटा दिया जाता है कि नहीं जॉब नहीं देने देना करना है इसको। फिर जैसे इसी में एक विवेकानंद जी का कोट है, स्वामी विवेकानंद का, कि नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ऑन वन विंग, मतलब जो पक्षी है उसको अब से बच कहिए कि एक पंख से तुम उड़ो, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें दोनों जो पंख है बेसिकली, मतलब मेल और फीमेल दोनों को ग्रोथ करवाना पड़ेगा। फिर वल्नरेबल सेक्शन अगर देखें तो जैसे उसमें क्या, वल्नरेबल सेक्शन में आप जैसे देख सकते हैं जो अनटचेबिलिटी वगैरह कितना ज़्यादा हो रखा है, कास्टिज्म कितना हो रखा है। अगर और ये क्या हो रहा है, आज से थोड़ी है, बहुत पहले से है, बट नोट एग्जामिन अभी तक हो रहा है। ये देखिए कि हमारे क्वेश्चन कर रहा है वर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी को भी, कि ये मतलब ह्यूमैनिटी के भी लायक हम लोग हैं, इंसानियत के भी लायक कि हम लोग अनटचेबिलिटी पे करते रहते हैं। आज का कास्टिज्म हो रहा है, अभी बिहार इलेक्शन में ही देख रहे होंगे किस तरीके से कास्टिज्म डोमिनेट किया हुआ है। इन्वायरमेंट को देखिए तो राइज ऑफ सी लेवल, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे कंट्री, जैसे एक रिसेंटली जो COP26 हुआ था, रिसेंटली तो नहीं हुआ है अभी, रिसेंटली COP29 हुआ है अभी दिसंबर में, नवंबर में लास्ट में, दिसंबर में COP30 भी होगा। तो वेरियस आइलैंड कंट्री जो है वो थ्रीट ऑफ सबमर्जेंस पे है। COP26 में एक फेमस लाइन शायद तुवालू का है, वो बोल रहे थे कि हम लोग डूब रहे हैं। तो उस तरीके से है कि वी आर सबमर्जिंग करके कि सेव अस, एक उनका एक जो उनके पीएम का लाइन था, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो उस टाइम वो न्यूज़ में आया था इस तरह का लाइन। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी आइलैंड कंट्री जो है वो थ्रीट ऑफ सबमर्जेंस है, डूबने के कगार पे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जामिन अभी कर ही नहीं रहे हैं उसको। तो बेसिकली क्या हम लोग का फोकस क्या है, इकोनॉमी पर, इन्वायरमेंट फोकस उतना चल ही नहीं रहा है। तो उसी पर एक लाइन मैंने से लिखा है कि वर्ल्ड फोकस मोर ऑन इकोनॉमी देन ऑन इन्वायरमेंट लूजेस बोथ। कि अगर हम लोग इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन्वायरमेंट से, एक समय आएगा जब हम लोग दोनों खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, आप एग्जांपल अगर BPSC 71 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक देखें, जिसमें CBD से क्वेश्चन आया था कि जो CBD में कितना परसेंट 2035 तक जो 300 मिलियन पर ईयर का एसेस करके टारगेट रखा हुआ है, कि कितना परसेंट पर ईयर देना है। बेसिकली वो ट्रिलियन में बात है। कंट्री मान रहे हैं जो डेवलप कंट्री वो बिलियन में ही दे रहे हैं, 300 बिलियन, पर वो ट्रिलियन में बात है कि उनको पर ईयर ट्रिलियन चुकाना पड़ेगा। सोचिए कि हम लोग इन्वायरमेंट को किसके कॉस्ट पे छोड़ रहे हैं, कि इकोनॉमी जनरेट होगा, इकोनॉमी अच्छा करेंगे हम लोग, बट उसी इकोनॉमी से हमें इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो देखिए कि एक समय हो रहा है ना कि दोनों खत्म हो रहा है हमारे पास। और वही जे इंसली जो हैं उनका एक कोट है कि हम लोग जो है फर्स्ट मतलब फर्स्ट जनरेशन है टू फील स्टिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब जो इसका इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो फर्स्ट जनरेशन है इसको फील करने वाले, और लास्ट जनरेशन है इस पर कुछ काम करने वाले। अगर हम लोग नहीं किए तो एक समय ऐसा आएगा जब ये क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल होगा, मतलब इसको फिर सही कर पाना ही ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाएगा।
फिर अगर माइथोलॉजिकल में देखें तो दुर्योधन का देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। दुर्योधन का एक लाइन है कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है बट मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ कि यह धर्म क्या है पर मैं उससे दूर नहीं जा पाता। तो बेसिकली ये क्या है, क्या रीज़न है इसके पीछे? वो अनएग्जामिन्ड लाइफ, उसका वो एग्जामिन कर ही नहीं रहा है चीज़ों को, क्यों मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, वो उसी चीज़ पे भाग रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि बस उसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, पूरा कौरवास का डिस्ट्रक्शन हुआ। समझिए कि एक महाभारत चला 18 दिन का, समझिए पूरी तरीके से जो कौरव थे सारे के सारे मारे गए हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिन कर ही नहीं रहे थे, गलत क्या है सही गलत है क्या है वो देख ही नहीं रहे हैं, धर्म क्या है धर्म क्या है वो देख ही नहीं रहे हैं। तो हाँ, ये टेक मैं ऊपर में लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे आप कुछ दिन पहले फरवरी मार्च में घिबली आर्ट देखे होंगे, बहुत ज़्यादा वो चलन में था। सब लोग अपना फ़ोटो डाल रहे थे, उससे घिबली आर्ट बना रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, हर जगह ट्रेंड भी कर रहा था घिबली आर्ट। तो बेसिकली हम लोग ये तो नहीं फोकस कर रहे थे ना कि डाटा का क्या होगा, हमारा प्रिवेसी का क्या होगा। तो ये इसके कारण क्या होता है कि डाटा ब्रीच होता है, प्रिवेसी वायलेशन होता है। इसके कारण आप डिफेक्ट्स वगैरह का नाम सुने होंगे। फिर तो ये सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उनका एक लाइन है कि नथिंग फ्री इन दिस ओवर कंज्यूमराइज वर्ल्ड। हर चीज़ में देखते होंगे इतना कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, हर जगह आपको हर चीज़ को बेचने का प्रयास हो रहा है। उसी में उन्होंने बोला है कि आपको क्या लग रहा है घिबली आर्ट फ्री में आपको, या कोई भी चीज़ जो आपको, जैसे चैट जीपीटी ही है या कुछ कोई भी एक जो एआई का ले लीजिए, मैं डायरेक्ट वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई भी जो है वो आपको फ्री में अगर कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पीछे वो कॉस्ट कुछ ना कुछ लग ही रहा है, कोई आपको फ्री में कुछ नहीं देने वाला। तो आयर का बेसिकली एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान का जैसे देखेंगे इसमें कि वो क्या है कि जो इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म वो उसको एग्जामिन ही नहीं कर पा रहा कि उसके कारण उसको कितना नुकसान हो पा रहा। वो समझ रहा कि वो अपने वो है ना कि वो मियाँ अपने बने वो बैठे हैं कि क्या उसको बोलते हैं, मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, उस तरीके से पाक बन के बैठा है, अपने आप को वो दिखा रहा है सुपीरियर। उसका जो आसिम मुनीर है जो जनरल, शायद अभी वो हाँ जनरल ही आसिम मुनीर है। तो उसके कारण देखिए कि उसको कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। एफ ग्रे लिस्ट में उसको डाल दिया गया था, प्रेस्टीज इन वर्ल्ड उसको दुनिया में ऑलमोस्ट जो ग्रे लिस्ट में अगर डाल दिया गया तो उसको हर तरह से फाइनेंसिंग रुक गया। फिर अभी अभी तो वो रिमूव हो गया है, बट वो समझिए कि उसके कारण वो एक रहेगा ना कि ये टेररिस्ट कंट्री है, ये प्रमोट कर रहा है उसको। फिर जो उसको मार दिया गया था, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मारा गया था। तो ये समझिए कि कंट्री के लिए कितना थ्रेट है। इंडिया अटैक कर रहा है उस पर, तो सोचिए कि पाक को अभी भी एग्जामिन करना चाहिए कि उस टेररिज्म के कारण उसका ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका कितना ज़्यादा वो गिर रहा है। वहाँ इंसान वहाँ भी मर रहे हैं। जैसे एक जफर एक्सप्रेस लास्ट ईयर का ही न्यूज़ है, लास्ट ईयर नहीं इसी ईयर का न्यूज़ होगा, जनवरी के आसपास। जफर एक्सप्रेस एक ट्रेन थी, पूरे के पूरे ट्रेन को ही वहाँ आतंकवादियों ने उसको उड़ा दिया था, वहाँ का पाकिस्तान का। तो सोच सकते हैं कि उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, तो उसका देखिए कि वर्थ क्या क्या उसको ये मिल रहा है, इकोनॉमिक लॉस, प्रेस्टीज इन वर्ल्ड। अगर कल्चरल एस्पेक्ट देखें तो आप जानते होंगे मधुबनी पेंटिंग, तो क्या हो रहा है गवर्नमेंट उससे फोकस उतना नहीं कर रही है। प्लस रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था यूट्यूब पर, उसमें था कि मिडिल मैन काफ़ी बढ़ चुके हैं वहाँ उसमें, कि अगर 100 रुपये में वो पेंटिंग बाहर जाके बेच रहे हैं तो वो जो पेंटर एक्चुअल पेंटर है उनको 10 से 15 रुपये मिल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि और इस पर ना गवर्नमेंट एग्जामिन कर पा रही है ना कुछ, वो हो ही नहीं रहा एग्जामिन। इसके कारण स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ चुका है। जैसे वहाँ पे एक जितवारपुर विलेज है मधुबनी, जहाँ से बेसिकली कि ये हार्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। समझिए कि वहाँ भी स्थिति बिल्कुल ख़राब है कि लोग वो, क्योंकि वो है ना कि पेंटर हैं मेहनत कर रहे हैं और उतना उनको पैसा ही नहीं मिल रहा, तो मधुबनी पेंटिंग ऑन द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन पहुँच चुका है। फिर हिस्ट्री का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तो ये हिस्ट्री में जैसे कि ब्रिटिश जो थे वो जो इंडिया के लोगों का क्या कंसर्न था उसको एग्जामिन ही नहीं कर रहे थे। वो फेमिन आ रहा है, दूसरा फेमिन आ रहा है, तीसरा फेमिन, कितना फेमिन आ रहा है, उनको कुछ और ही करना है अपना। उसके बाद फिर जैसे इंडिया को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चाहिए उसको कुछ फोकस नहीं है। उसके कारण क्या हुआ कि इंडियन भी उसको नोट वर्थ टू रूल समझने लगे और उसको भगाने पे आ गए, और फाइनली देखिए कि 1947 में उसको देश छोड़कर जाना पड़ा। अब देखिए मैंने ये फिर ये अच्छा यहाँ पे लिखा है, उसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया है कि एग्जामिन लाइफ किस तरीके से वर्थ लिविंग होता है। अच्छा आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं या सोच सकते हैं कि यार ये हिस्ट्री वाला यहाँ पर जो लिखे हैं ये आप शुरुआत में लिखिए, मतलब पॉलिटिकल से भी ऊपर लिखिए, तो बिल्कुल वो आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है, मैंने एज ए कनेक्टर यूज किया है यहाँ पर देखिएगा तो, कि देखिए यहाँ के बाद मैंने हिस्ट्री का एग्जाम्पल स्टार्ट किया है चंपारण सत्याग्रह से, कि वहीं यहाँ से मैं लिखूँगा कि वहीं महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से सीख कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और चौरी चौरा में जो गलतियाँ होती हैं नॉन कॉपरेशन जो इंड का कारण है उसको एग्जामिन करके सीडीएम में यूज करते हैं।
तो उसके कारण देखिए कि वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलता है सीडीएम को। सीडीएम का खासियत ही ये था कि वर्ल्ड वाइड कवरेज सीडीएम को मिला था। तो ये है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि ये भी हिस्ट्री, ये भी हिस्ट्री, तो एक मुझे एक कनेक्टर काम आएगा। बाकी जहाँ पे आप कनेक्टर के रूप में आप नहीं यूज कर पाइएगा, वहाँ पर आप स्टार्ट कर दीजिएगा शुरू में ही, मतलब पॉलिटिकल से पहले हिस्ट्री वाला ही डाल दीजिएगा एस्पेक्ट। फिर जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जामिनिंग प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो क्या होता है कि बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है वो प्रीवियस ईयर का एग्जामिन किया जाता है कि कितना हम लोगों ने इसमें किया, कितना खर्च हुआ, कितना यहाँ पे खर्च हुआ, कितना पेंडिंग रह गया, उसके बेसिस से बजट बनता है। तो जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे रिसेंटली जो हमारा आया 2024-25 का, तो उसमें बताया गया कि एमएसएमई को क्रेडिट में दिक्कत आ रहा। तो बजट में आप कई कई प्रावधान देखेंगे, जो कि फंड ऑफ फंड एक बनाया गया 10,000 करोड़ का स्टार्टअप के लिए, एमएसएमई के लिए, फिर और काफ़ी ज़्यादा वो मुद्रा लोन को बढ़ावा दिया गया। तो ये देखिए कि उस पर यूनियन बजट में काम हुआ, तो क्या हुआ कि उसके कारण एक वर्थ, मतलब एमएसएमई को और वर्थफुल बनाया जा रहा है। फिर जैसे देखिए एग्जामिन लाइफ, अगर देखिए कि सर्टेन टारगेट होता है, जब ये मैंने लिखा है कि एग्जामिन लाइफ है तो उसका मतलब क्या हुआ, तो सर्टेन टारगेट रखते हैं हम लोग, एम क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं, फोकसिंग ऑन वाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ के पीछे क्यों, रैंडमली ऐसा ही नहीं कि अगर हाँ ये है तो है, माने नहीं, क्यों। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो 1962 इंडो चाइना वार हुआ, उसमें चाइना ने ऑलमोस्ट समझिए कि हम लोग को हरा दिया था। पर हम लोगों ने क्या किया कि अपना देखा कि गलती क्या हुआ, उसको एग्जामिन किया, और उसका नतीजा देखिए कि 1965 वार, 1971, 1999 जो कारगिल वार हुआ था, और इवन आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, कि हम लोगों ने लगातार जीता। क्यों? क्योंकि हमने एग्जामिन किया उस चीज़ों को। फिर अगर आप देखें कंटिन्यूअस एग्जाम, हाँ ये एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट मैंने ऐड किया है कि ना कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं है कि आप एक बार एग्जामिन करके बैठ गए, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। जैसे आप एक चीज़ जानते होंगे कि अभी जैसे एआई आया, तो मानिए कि पहले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे उनको एआई से रिलेटेड चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्किल इन्हेंस करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी ओल्ड जनरेशन वंस वर न्यू जनरेशन। क्योंकि जो अभी के जो बूढ़े लोग होंगे वो एक समय पे, तो अभी मानिए हम लोग जवान हैं, कल को हम लोग बूढ़े होंगे, तो वही जो अभी जो बूढ़े लोग हैं वो कभी के तो जवान होंगे ही। तो हमें अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। ये फोर्थ, ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, बट कोशिश करिएगा जितना डायमेंशन आप अच्छा से ऐड कर दें। तो इसमें मैंने लिखा है हाउ टू एग्जामिन, कि एग्जामिन करें तो कैसे। तो बेसिकली मैंने लिखा कि स्कूल लेवल से चालू करिए, कि इनोवेशन को प्रमोट करिए, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करिए, डिस्करेज करिए रोट लर्निंग को, जो रट्टा वाला जो हम लोग स्कूल वाला जो सिस्टम चलता है, जो कि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसे फोकस किया गया है। और क्यूरियोसिटी पे फोकस करिए, वाई बिहाइंड एवरीथिंग, डिबेट डिस्कशन पे फोकस करिए, डिस्कोर्स पे फोकस करिए। फिर कंक्लूजन में समराइज कर दीजिए चीज़ों को, कि कैसे मैंने कि पॉलिटिकल में किस तरीके से कॉलेजियम से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, इकोनॉमी में किस तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है, और फिर सोशल में, टेक्निकल में थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ऐसे करके हाफ पेज में। और फिर सॉक्रेट्स का एक लाइन है कि हम लोग एक, फिर थोड़ा सा इसको एग्जामिन कर दीजिए कि एग्जामिन करें हम खुद को, एजुकेशन को थोड़ा बढ़ावा दें। और सॉक्रेट्स का ही लाइन है कि जो एजुकेशन है, तो आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से मोल्ड करके लिख सकते हैं कि एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए कि जो लाइफ है वो काइंड ऑफ किंडलिंग ऑफ फ्लेम की तरह काम करे, नॉट फीलिंग ऑफ एजल। इसका मतलब हुआ कि एक आपको वो मतलब है ना कि बस ऐसे ही भर नहीं देना है दिमाग में, एक वो क्रिटिकलिटी इंसान के अंदर में जगाना है। तो सॉक्रेट्स का ये लाइन है, ये आप लास्ट में एज ए समरी के रूप में यूज करें। अब मैं सॉक्रेट्स का क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंट्रो में यूज़ किया था, लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इससे ऐसे थोड़ा कंप्लीट लगेगा आपका। तो यहीं पे मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। बाकी आप बाकी डे 1, डे 2, डे 3 का भी ऐसे देख सकते हैं। मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ फिलोसफिकल पर भी, इसलिए क्योंकि बीपीएससी का कुछ ठीक नहीं है। 68 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसने फिलोसफिकल दे रखा था। और जीएस मैं मानता हूँ कि अगर फिलोसफिकल आप कर लेते हैं तो जीएस बेस्ड आप कर लेंगे, क्योंकि यही चीज़ जीएस बेस्ड में इतना ज़्यादा आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये फिलोसफिकल आपको थोड़ा आज़ादी देता है क्वेश्चन करने का। और जीएस बेस्ड वो आज़ादी आपको नहीं देता, वो वही सेम डायमेंशन पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि है ना, वो डायमेंशन खुद बताता है। जैसे मैंने फर्स्ट ऐसे ही लिखा था, सोशल मीडिया डबल एज सोर्ड, तो आपको बता दिया कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव बताइए, लास्ट में आपको वे आउट बता दीजिए, मतलब वे फॉरवर्ड। तो आपको उसमें ये वाला काम तो सब में करना पड़ेगा आपको, जो आप देख रहे होंगे, आपको डायमेंशन तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। और देखिए मैंने इसमें भी 4 और एक 5, 6, यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजिकल ऊपर में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं वहाँ पे लिखना भूल गया था। तो 7, 8, 9, ऑलमोस्ट 10 डायमेंशन ऐड किया है, जो कि काफ़ी है। इससे आपका ऐसे आराम से कंप्लीट होगा, और उसको ये नहीं लगेगा कि यार इसका 2 ही 3 डायमेंशन में या मोनोटोनस ऐसे हो रहा है। आप उसको बिल्कुल नहीं, आपका सब चीज़ मिलेगा जो उसको ऐसे में चाहिए था। तो फिर ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो को रोक रहा हूँ। थैंक यू।